क्या एक स्वायत्त द्वीप को हड़पने के मंसूबों में कामयाब हो पाएगा चीन? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश यार। मैं हूं प्रशांत पांडे और आज अपने इस खास चर्चा में हम यही सवाल उठा रहे हैं। और जिस द्वीप के बारे में आज बात हो रही है वो है ताइवान, जो खुद को एक स्वतंत्र और अलग मुल्क मानता है, मगर चीन उस पर शुरू से ही बुरी निगाह डाले हुए है। और ड्रैगन को ताइवान के ये दावे हमेशा से खोखले नजर आते हैं। अब चीन हर हथकंडे से बस यही चाहता है कि ये द्वीप उसमें किसी तरह मिल जाए। ताइवान चीन की धमकियों पर लगातार प्रहार करता रहा है और यह कहता है कि चीन ने अगर हमें हड़पने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ताइवान साफ साफ कहता है कि वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। चीन पहले भी ताइवान पर इस तरह के दावे करता रहा है, लेकिन हाल फिलहाल वो पहले से ज्यादा आक्रामक हुआ है। लेकिन चीन के अग्रेशन की शुरुआत यहीं से नहीं हुई। 7 दशकों पुराना इसका सफर है, लेकिन हाल फिलहाल उसके इस एग्रेशन, इसकी आक्रामकता के जो कहानी है, जरा उसको समझिए। पिछले साल अगस्त से इसकी दरअसल शुरुआत हुई, जब ड्रैगन की धमकी के बावजूद अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जा पहुंची। वहीं इसी साल मार्च में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा करके सभी को चौंका दिया और इस दावे में कहा गया कि चीन ने ताइवान में 25 लड़ाकू विमान और 3 युद्धपोत भेजे। यह ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ थी। और हाल फिलहाल अब ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन जब अमेरिका की यात्रा से लौटकर अपने देश, अपने स्वदेश आई, तो इसके कुछ ही घंटों बाद चीन की सेना ने 3 दिनों की ड्रिल शुरू कर दी। इस ड्रिल के तहत चीनी सेना ताइवान को घेरने का पूर्वाभ्यास कर रही है। ये अभ्यास चीनी मिलिट्री इस समय कर रही है। उसके बाद जिस तरह के परसेप्शंस बन रहे हैं, जिस तरह की भविष्यवाणियां बन रही है, उसमें कहा जा रहा है कि ये एक और वर्ल्ड वॉर की आशंका को बढ़ाता है। ऐसे में बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। आज हम खास विश्लेषण करेंगे चीन की इस बढ़ती हुई आक्रामकता की, ताइवान की तैयारी की और अमेरिका की इसमें भूमिका की। इन सभी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 3 बेहद विशेष मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोडी साहब हैं, जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सोडी सर आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ श्वेता सिंह जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश की इस खास चर्चा में। और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं। सतीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले सतीश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 देशों के बीच अगर तनाव का खाका खींचें और कुछ बड़े तनावों और इस तरह के संघर्ष की अगर हम तमाम इतिहास को टटोल लें, तो शायद चीन और ताइवान का नाम उस टॉप लिस्ट में होगा, जिस तरह की टेंशन उनकी रही है। 7 दशकों चले इस तनाव ने कई दौर देखे हैं, लेकिन हाल फिलहाल चीन का अग्रेशन जो है वो बहुत कुछ कह रहा है। और इसमें अमेरिका से जो ताइवान की नजदीकियां बढ़ी हैं और जिस तरह की टाइमिंग के बीच में तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, उसे किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या आधिपत्य या नंबर 1 या सुपर पावर की जंग है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से। और चीन और अमेरिका के बीच में एक युद्ध चल ही रहा है। मैं तो कहूंगा छद्म युद्ध चल ही रहा है। एक दूसरे को नापने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चीन का रूस के साथ जो जोड़ी बनी है, उसके पीछे भी ये है कि ये जो ताइवान वाला मसला है, कि ताकि उनको लगता है कि किसी तरह से ताइवान हासिल करें। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो मैं तो कहूंगा कि ताइवान तो उन्हीं की पैदाइश है। वो उनका एक पुत्र है, पुत्री है, वो उनका बच्चा है अमेरिका का, ऐसा मेरा मानना है। और ये कहना कि इसमें अमेरिका मान जाएगा, ये भी दिक्कत है। और चीन इसमें मान जाएगा कि नहीं, वो किसी भी सूरत में हासिल करने
की कोशिश करेगा ताइवान का, लेकिन ये मुश्किल काम, दोनों के लिए मुश्किल काम है कि ताइवान पर चीन की आक्रामकता को रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल काम है, और साथ ही साथ चीन के लिए भी ताइवान को जीतकर और अधिग्रहण कर लेना भी उतना ही मुश्किल काम है। तो इसी ढंग से ये जो दो सुपर पावर है, रणनीतिक रूप से ये लड़ाई करते रहेंगे आधिपत्य के लिए, नंबर वन पोजीशन के लिए, और इसी तरह से एनसर्कलमेंट किया जाएगा, उधर उसको फंसा दो, इधर उसको जोड़ लो, उधर उसको फंसा दो। हम लोग सब जानते हैं कि चीन का शायद ही कोई उसका पड़ोसी जिससे सीमा लगता हो, कोई ऐसा देश है जिसके साथ उसका बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। और ताइवान को तो लेकर हम लोग सब जानते हैं कि क्या इतिहास है। एक तरह से जब साम्यवादी व्यवस्था हुई मेनलैंड चाइना में, तो ताइवान में एक विरोधी दल या विरोधी पक्ष वहां पर सत्तारूढ़ किया गया। इसमें सब अमेरिका और जो भी उस समय के पावर्स थे उनका हाथ है। तो ये तो एक चीन का दुखती रग भी है, उनके लिए खून खौलने वाला भी चीज है, लेकिन अमेरिका के लिए है कि अगर ताइवान उनके हाथ से गया तो फिर आप बचेगा क्या, फिर चीन को वो रोक कैसे पाएंगे। तो ये है। और अब चीन और रशिया की जो जोड़ी है, उस रशिया के साथ भी उसके बहुत सारे डिस्प्यूट अभी भी, लेकिन इसी में ये गेम चल रहा है कैट एंड माउस का, सब दूसरे को नापने की कोशिश करे। मजे की बात ये जो आपने आज खबर दिखाई है, वो ऐसे दिन हो रहा है जिस दिन भारत के गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए हैं, और उस पर उनका रिएक्शन आया, उस पर भारत सरकार का हमारा भी रिएक्शन आया है। तो चीन के मंसूबे किसी से छुपे हुए नहीं है, और ये है कि जो उसके विरोधी पक्ष है, ये कहीं न कहीं, जैसे वियतनाम भी है उसमें, जापान भी हम कहेंगे कि है, भारत भी है, तो ये सबको मिलजुल के कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सब कोई अपने अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। इसलिए बहुत विश्व युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं उतना तो हमको नहीं लगता है, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश जरूर होगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रशिया जो है एक प्रकार से यूक्रेन वॉर में फंस गया है, इतना लंबा चलने की उम्मीद नहीं थी, और उसके भी तो रिसोर्सेज जा रहे होंगे। तो एक दूसरे को इस ढंग से खर्चा करा के, उसके एनर्जी को करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके, इसी ढंग से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस और इसमें आधिपत्य जमाने की कोशिश चलती रहती है। तो मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ। बहुत बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण सर, और बहुत सी बातें जो हैं वो इस विश्लेषण के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि इस पूरे विवाद को आपके सामने आसान भाषा में रखें, और उसके तमाम जो जानकारियां हैं वो आप स्क्रीन के एक तरफ लगातार आप उन जानकारियों को भी देख सकते हैं। और इन सब के बीच सोडी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने चीन की बात कर ली, चीन और अमेरिका के इस जो एक तरह से कह सकते हैं पावर गेम की भी बात कर ली, लेकिन चीन से खतरे को देखते हुए ताइवान की भी एक खास तैयारी शुरू हो गई है, और जो उसका एक कंपल्सरी मिलिट्री प्रैक्टिस कह लीजिए, कंपल्सरी मिलिट्री कह सकते हैं ट्रेनिंग कह लीजिए, उसका जो दायरा है, उसका जो उसकी टाइमलाइन है, वो 1 साल एक्सटेंड कर दी है ताइवान ने। यही नहीं, चीन ने ताइवान के पास जो चीन की तरफ से रिएक्शन आया है, वो अब कमर्शियल जहाज़ों पे निगरानी बढ़ा रहा है, उनकी जांच के आदेश उसने दिए हैं। किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई एक तरह के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं हम? जय हिंद प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 5 नवंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट रिलीज की, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है। इसी साल 1 फरवरी को अमेरिकी सेना के जनरल माइकल मिन्हेन, जो कि उनके एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने अपने सैनिकों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि 2025 में हमारा चीन के साथ ताइवान के ऊपर युद्ध होगा। 2 दिन के बाद 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 से पहले ये निश्चित है कि अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। अब 2027 इसलिए अहम है क्योंकि 2027 में चीन के अगले राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, और उस साल शी जिनपिंग अपनी दावेदारी पेश करेंगे चीन की राष्ट्रपति बनने की 4थी बारी। तब उन्हें चीन के नागरिकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा बड़ा चीन के लिए क्या किया कि वो 4थी बार राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं।
चीन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है ताइवान पे कब्जा करना। और यह साफ शब्दों में 2 जनवरी 2019 को शी जिनपिंग ने एक बयान में कहा कि कुछ भी हो, चाहे हमें सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े, हम ताइवान के ऊपर कब्जा करेंगे और उसको अपने देश में शामिल करेंगे। इन सारे बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो एक चीज निश्चित होकर निकलती है कि चीन ताइवान के ऊपर युद्ध करेगा। और इसीलिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ताइवान अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ताइवान देख रहा है रूस यूक्रेन युद्ध में, हालांकि अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए, पैसा दिया, लेकिन एक भी सैनिक नहीं भेजा। जब आपदा आती है तो हर देश को उसे निपटने के लिए खुद तैयारी करनी पड़ती है। इस रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया और यही चीज ताइवान कर रहा है। ताइवान ने अपने नागरिकों के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी है। उन्होंने अमेरिका से और हथियार खरीदने शुरू किए हैं, क्योंकि ताइवान को भी पता है कि 2027 से पहले चीन ने उसके ऊपर हमला करना, और ये जो सारी सैनिक तैयारी ताइवान कर रहा है, ये उसी को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो सोढी सर ने आपके सामने रखे, इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि आखिर दोनों ही जो देश हैं वो किस तरह की एक्सरसाइजेज में इस वक्त पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। श्वेता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मेरा सवाल सीधा अमेरिका की भूमिका से जुड़ा हुआ है। हमारे दर्शकों को जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो विश्लेषण के नज़रिए से तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जब हम देखते हैं जो हाल फिलहाल के एग्रेशन जिसका मैंने जिक्र भी किया कि वो शुरू होती है नैन्सी पेलोसी के उस दौरे से, जिस पे चीन ने बड़ा, हम एतराज़ क्या कहें, वो एक तरह की धमकी ही थी। और उस दौरान भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ चीन की ओर से की गई, जिसके बारे में कई रिपोर्ट्स आई। इस भूमिका ने क्या ड्रैगन को ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है, इस तरह की घेराबंदी ने ज्यादा बना दिया है, या ये चीन की वक्त वक्त पर की जाने वाली एक तरह की प्रैक्टिस है जिसके जरिए वो रिएक्शंस भी जानना चाह रहा है पूरी दुनिया के? थैंक यू प्रशांत जी। आई थिंक मैं शुरू करूंगी इसको 4 पहलू से। आई थिंक अगर हमें अमेरिकन पर्सपेक्टिव को समझना है तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी चाइनीज स्टैंड पॉइंट से। एंड अगर आप चाइनीज स्टैंड पॉइंट को देख रहे हैं तो आपने एक बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रोग्राम की शुरुआत पे, उस शब्द था परसेप्शन। एंड ये परसेप्शन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, और अगर हम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो चाइनीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जोंगी का। ये जोंगी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? जोंगी का कॉन्सेप्ट का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को जब हम अनपैक करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड वर्किंग विद मीडिया एक बहुत अहम एलिमेंट है। अब मैं ये वर्ड जोंगी और ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आपने बहुत सही कहा कि हर देश जो है वो एक तरह के सिग्नल करता है। तो अगर हम देखें दोनों अहम 2 पॉइंट्स जो आप बोल रहे हैं, नैन्सी पेलोसी की विजिट और इस वक्त जो ताइवान के प्रेसिडेंट है वो केविन मैकार्थी से मिले ना, इसके तुरंत बाद ये जो है ये बिल्डअप हुआ। ये बिल्डअप एक पर्टिकुलर तरीके का सिग्निफिकेशन है, ये एक बिल्डअप एक पर्टिकुलर तरीके का सिग्नलिंग है कि अमेरिकन एग्रेशन या अमेरिकन इंटरफेरेंस को ताइवान के प्रति चाइना कैसे काउंटर करेगा। एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है चाइनीज ग्रैंड स्ट्रैटेजी में। तो जब हम अमेरिका का स्टैंड पॉइंट अगर इसमें देखें, उसमें भी बहुत हद तक बदलाव हुआ है। अमेरिका जो है काफी समय तक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी मेंटेन करता था ताइवान के प्रति। बट अगर आप लास्ट ईयर जो बाइडेन का इंटरव्यू देखें, जब जो बाइडेन से पूछा गया अगर ताइवान में एग्रेशन होता है क्या अमेरिका जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा, एंड ही वाज वेरी असर्टिव टू से कि डेफिनेटली जो है अमेरिकन कमिटमेंट्स है ताइवान के प्रति और अमेरिका जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर हम अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से आए तो अमेरिका के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड नेशंस है का हिस्सा है, और अगर आप फर्स्ट आइलैंड नेशन में देखें तो साउथ चाइना सी का जो लिंकेज हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए ताइवान का न्यूट्रल रहना या बफर स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सिनारियो ये आता है कि चाइनीज कंट्रोल ताइवान पे होता है तो अमेरिकन बेसिस जो है जैसे ग्वाम या हवाई, उस पे खतरा पैदा होता है। तो अमेरिका तो बहुत वॉचफुली देख रहा है
है। इसका दूसरा एक और अहम पहलू मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे ताइवान के प्रेसिडेंट के लिए ये हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल को यूएस सॉइल मिलने का ये पहला वाक्य है। तो 90 आई थिंक 1970s के बाद इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। तो ताइवान के प्रति भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज स्लाइड मतलब हम देख सकते हैं डिपार्चर पॉइंट जो हुआ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के प्रति। इसका एक और पहलू है, जब हम सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं तो सिग्नलिंग सिर्फ ग्रेट पावर्स के बीच में नहीं है, सिग्नलिंग चाइना की ताइवान के प्रति भी है। ताइवान डोमेस्टिकली इलेक्शंस मोड में जा रहा है, तो चाइना जो है एक सिग्नल वहां की जनरल पब्लिक को भी देना चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी को ना वोट करे, अगर करेंगे तो वॉर की पॉसिबिलिटी है उसकी, और ऑब्वियसली उसका जो झुकाव है वो केएमटी के प्रति है। सो एक सिग्नलिंग वहां पर भी है। एंड एक अहम पहलू जो मैं उससे एंड करना चाहूंगी, जब ये एंटायर जो एक्टिविटी हुई है, ये जो फेस ऑफ हुआ है, इसका एनिमेशन जो है सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, वी चैट पे पोस्ट किया गया है। तो आई थिंक आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जब हम चाइनीज सिग्नलिंग की बात करें तो हम सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं, परसेप्शन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। वही बात मैं कह रहा था कि कई बार जो हैं जब हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो एक सुपर पावर की एक बिग पिक्चर पेश करने की या पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बिल्डअप की जब ख्वाहिश है, तो उसमें कई चीज़ें उस रिएक्शन के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए की जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि चाहे जो भी सुपर पावर नेशंस हैं वो इस पे वॉचफुल रहते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से श्वेता जी ने इन सारी बातों को रखा, हर पहलू को रखा। सतीश सर, एक चीज़ मतलब ये हालांकि आपने बहुत चीज़ों को कवर किया, लेकिन अगर हम चीन के नज़रिए से देखें, जब हम एक सुपर पावर को देखते हैं और उसके सामने ताइवान को देखते हैं, तो एक अनायास सवाल उठता है कि चीन को आखिर क्या चीज़ें हैं जो ताइवान पर डायरेक्ट हमले से रोक रही हैं, या ताइवान पे जिस तरह की उसकी प्लानिंग है, जिसका वो ट्रेलर वो दिखाता रहता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से रोकती हैं। उसे क्या चीज़ें हैं जो उसे कहीं ना कहीं एक तरह की रुकावट उसे पैदा करती है? देखिए, ताइवान जो है ना, वर्ल्ड के शांति के लिए, वर्ल्ड के, मैं तो कहूंगा, यहां तक जाऊंगा कि एक पीसफुल एक बीइंग के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए वो एक फ्लैश पॉइंट। अगर ताइवान में चीन चढ़ जाता है, हमला कर देता है, तो अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा और अगल बगल वाले भी चुप नहीं रहेंगे। तो ये तो न्यूक्लियर वार तक जा सकती है चीजें। तो यहाँ जो ये वार का डर है, टोटल एनिहिलेशन का मैं कहूंगा कि डर है, वो उसको रोकती है। किसी भी सूरत में अमेरिका वहां कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, या आसपास के जो चीन के विरोधी देश नहीं छोड़ेंगे, और चीन किसी भी सूरत में चाहेगा कि ताइवान को हथिया ले। तो ये एक पावर जो चलेगा ना, पावर बैलेंस का चलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन चलेगा, मुजाहरा चलेगा, परसेप्शन चलेगा, लेकिन एकदम वार हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि डर सबको है। डेटरेंट का काम वहां पर पूरा बिछाया हुआ, आप समझिए कि वो वहां पर लैंड माइन बिछाया हुआ है युद्ध का। कोई कुछ इधर से उधर करेगा, ये जहाज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो दिखेंगे, लेकिन इससे बम बारूद निकलेंगे, इसमें मुझे शक है। दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म पे। मेरा ऐसा मानना है, अभी श्वेता जी ने कहा स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी में थी चाइना, अमेरिका ने चीन को नासूर बनाया है, मैं कहना ये चाहता हूं। क्योंकि जब उन्होंने चीन के साथ नए संबंध अपने साधे 70 के शुरुआत में, हेनरी किसिंगर के समय ये शुरू हुआ, तो उनका उस समय का मुख्य उद्देश्य ये था कि यूएसएसआर को नेस्तनाबूद करना। इसके लिए उन्होंने चीन से हाथ मिलाया, मैं कहूंगा। इसमें ये चीन नासूर पैदा हुआ, और आज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक हर तरीके से वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका बहुत कुछ इकोनॉमी में चीन से बहुत उसका गहरा नाता हो चुका है, डिपेंडेंसी भी कई तरह से है। तो ये एक वॉर की जैसा स्थिति हो रहा है, और बल्कि उसमें अंदर में क्या है कि कुछ चाइना की भी कमजोरी है, और उसको यह चीन वाले समझते हैं। ये तो अच्छा
ये जो बीच में ये कोविड हो गया उसमें चीन वाले थोड़ा आइसोलेट हो गए, नहीं तो ये चीन तो लगातार एक्सपेंशनरी है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था लद्दाख में कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो एकदम मतलब एक्सपेंशनरी हैं, और वो एक्सपेंशनरी शक्तियां कभी भी दुनिया में टिक नहीं पाई हैं ज्यादा देर। तो ऐसे ही अभी चलेगा, और चीन से सबको डर है, इवन रशिया को भी डर है, हालांकि नए दोस्त हैं वो, तो सबको डर है। तो हो सकता है कि अंदर अंदर सब मिलके जो है चीन को थामने की कोशिश करें। एक चीन नहीं थमेगा और एकदम एग्रेसिव हो जाएगा, सीधे सीधे बम डाल देगा पूरे ताइवान पे, इसलिए मुझे शक है। और अमेरिका भी एक हद तक मुजाहरा करके उसको एक डेटरेंट का काम करेगा, ये नहीं होगा कि वो ताइवान के लिए मर मिटेगा। तो ये एक ऐसे ही पावर बैलेंस और मुजाहरा और परसेप्शन गेम चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात। और ये यही बात जो है, जो जैसा बहुत सीधा ही सवाल था मेरा सतीश सर से कि मतलब ये क्या चीज़ें हैं, ये आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं कि इतने तनाव में जहाँ पर युद्ध कभी भी छिड़ सकने की गुंजाइश बनी रहती है, वहाँ पे भी हम केवल एक वॉर एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें और एक तरह का एक देखते हैं पावर गेम चलता रहता है। सोढ़ी सर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, अगर हम ख़ासतौर पे चाइना और ताइवान की ताकत और उनके अभी की टेंशन में अगर हम ये भी एक स्थिति मान लें कि कोई अप्रिय हालात बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ सकता है? और ताइवान को जिस अमेरिकी सपोर्ट की बात की जा रही है, वो क्या वो यूक्रेन की तरह ही रहेगा, या यहां पर अमेरिका अपनी सीमाएं थोड़ा आगे बढ़ा सकता है? प्रशांत जी, आज की तारीख में तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका की सैनिक शक्ति चीन की सैनिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि चीन अपनी सैनिक शक्ति में एक बहुत तीव्र गति से इजाफा कर रहा है, और जो उसके प्लान है कि 2027 तक उसने अपना एक बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम करना है, जिसकी तरफ वो दिन रात काम कर रहा है। पिछले 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने लिए बनाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो चीन अपनी जो ये स्पीड से सैनिक शक्ति में इजाफा कर रहा है, ये इस नजरिए से कर रहा है ताकि वो अमेरिका को चुनौती दे सके। यदि ये चीन ताइवान युद्ध होता है, अमेरिका ताइवान को पूरी तरह से तो मदद करेगा ही करेगा, चाहे पैसा हो चाहे हथियार हो, लेकिन उसे इस बार अपने सैनिक भी भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने यूक्रेन की तरह कर दिया तो उसकी छवि एज इट इज खराब हो चुकी है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर ताइवान उसके हाथ से चला गया तो जैसे प्रोफेसर श्वेता जी ने सही बताया, ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन है ये गिर जाएगी, और अगर ये फर्स्ट आइलैंड चेन गिर गई तो चीन का हिंद प्रशांत इलाके में पूरा नियंत्रण हो जाएगा, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। इनफैक्ट 1951 में जॉन ड्यूल्स, जो कि एक बहुत विख्यात अमेरिकी स्ट्रेटेजी थिंकर थे, उन्होंने आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी का गठन किया, जिसके तहत कहा गया कि चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आइलैंड चेन्स बनानी चाहिए, जिसमें सैनिक अड्डे हों, ताकि चीन अपना विस्तारवाद ना कर सके। और ये फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान और जापान भी इंक्लूडेड है। तब से अमेरिका ताइवान की मदद करता है। 3 बारी चीन ने ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, 1954 में, 58 और 1996 में, जिसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहते हैं। लेकिन तीनों बार वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान की मदद की और अमेरिका ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को ताइवान के आसपास स्थित कर दिया। तो ये जो चीन के मंसूबे हैं ये तो लगातार बढ़ रहे हैं, और पिछले, जैसे आपने सही बताया, पिछले कुछ सालों में ये मंसूबे बहुत एक बड़े स्तर पे दिख रहे हैं दुनिया को। इसके 2 मुख्य कारण है प्रशांत जी। इस वक्त दुनिया में एक वैक्यूम बन चुका है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लीडरशिप का, और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है कि अमेरिका का अफगानिस्तान में हार अगस्त 2021 में, जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया, और दूसरा ये लंबा चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध। और ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, अमेरिका का जो ग्लोबल लीडरशिप थी जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वो कमजोर हुई, उससे चीन उभरा। और इसका हमने सबसे बड़ा नमूना देखा कि चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दुश्मनी खत्म करके उनकी दोस्ती करा दी,
और अब सऊदी अरेबिया यमन में हुती रेबल्स के साथ भी बात करने को तैयार है चीन के कहने पे। तो चीन का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लीडरशिप पे जो स्तर बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के लिए, क्योंकि चीन ठीक है, सीधे बहुत स्तर अहम पे अमेरिका के सोनी साथ सर, बहुत अहम पॉइंट। मेरे टकराव पास ले रहा समय है। कम है, मैं एक आखिरी सवाल के साथ श्वेता जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने रूस यूक्रेन वॉर में भी देखा कि सबकी नजरें भारत के स्टैंड पर थीं। यहां पर भी निगाहें होंगी, मित्र राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि भारत की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या स्थिति रहेगी, क्या स्टैंड रह सकता है? किस बहुत बड़े रिएक्शन की तो उम्मीद कम ही है। बहुत ही अहम सवाल प्रशांत जी। और अगर हम भारत का व्यू देखें ताइवान के प्रति, तो भारत की एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है ताइवान के साथ, और एक रिलेशनशिप रहा है। अगर आप देखें 1942 में अगर आप देखें तो एक बहुत अहम विजिट हुई थी क्युमिंतांग की, जब वो नेहरू और गांधी से मिले थे। तो भारत का एक हिस्टोरिकल लेगेसी है। दूसरा चीज, ताइवान जो है भारत के फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें ताइवान जो है एक सेमी कंडक्टर लीडर है, तो अभी उसका इन्वेस्टमेंट होना था इन टर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। बट अहम सवाल यहाँ पर है जिसपे मैं थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगी, वो ये है कि भारत की जो स्लाइट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, अगर हम उस एक्ट ईस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो ताइवान जो है बहुत ही अहम है स्ट्रेटेजिकली। तो अगर हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखें और ताइवान की साउथ बाउंड पॉलिसी देखें, तो उन दोनों में बहुत सिनर्जी है। तो भारत जो है बहुत वॉचफुली रिएक्ट करेगा, बहुत वॉचफुली देखेगा चाइनीज मूव्स को। और बहुत ही सही कहा गया है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आई है जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे होम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ईस्टर्न रीजन है वो भारत के लिए बहुत अहम है। तो हमें एंड इसका दूसरा एक और पहलू में 2 मिनट के लिए ले जाना चाहूंगी। भारत चाहेगा कि साउथ चाइना सी में फ्री मूवमेंट हो, और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत इस संदर्भ में बहुत क्लोजली वर्क कर रहा है अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो। तो भारत के लिए इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, कल्चरल स्टैंड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, हर पहलू से ताइवान इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया वुड बी वेरी वॉचफुल ऑफ एनी चाइनीज मूव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ताइवान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता जी आपका। इसके साथ ही सतीश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए, और सोनी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनसाइट्स के लिए, तमाम इनपुट्स के लिए। और इस पूरी चर्चा का मकसद यही था कि हम इस पूरे विवाद की हर तस्वीर, हर पहलू को आपके सामने रखें, समझने की कोशिश करें कि ये जो 7 दशकों पुराना तनाव है इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, फिलहाल जो स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं, और भारत का जो स्टैंड है वो किस तरह का हो सकता है, भारत का नज़रिया इस पूरे विवाद में क्या रहने वाला है, और अमेरिका की भूमिका, उन तमाम चीज़ों की हमने पड़ताल की। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश आज, मैं हूं प्रशांत, और अब आपको खेती और किसानी को राहत देने वाली खबर आपके सामने लाते हैं। इस साल मानसून जो है वो सामान्य रहेगा। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जून से सितंबर के बीच बारिश औसत से 96% रहने का अनुमान जताया है। मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में अल नीनो इफेक्ट दिख सकता है। IMD के अनुमान पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने IMD के DG मृत्युंजय महापात्र से एक्सक्लूसिव बातचीत की। महापात्रा जी, सर सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके के प्रेडिक्शंस हैं मानसून को लेकर के क्या है वो, और आपको उसमें मेजर फैक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं? सो आज जो मानसून का प्रेडिक्शन जारी किया गया, इसके हिसाब से इंडिया में मानसून सीजन में जून टू सितंबर के दौरान
नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रेडिक्शन किया गया है। और क्वांटिटेटिवली देखें, रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% होने का पूर्वानुमान किया गया विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। नॉर्मली इंडिया में 87 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है जून टू सितंबर। इसका 96% यानी 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। और भारत का डिफरेंट हिस्सा को देखें, इसमें दिखाई दिया है कि साउथ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सम एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया, जबकि वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सा में नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। इसमें अल नीनो का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और उसके चलते रेनफॉल पे कितना असर आप देख रहे हैं? अभी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है, यानी ना लानिना ना एलिनो कंडीशन है। ठीक है। और पूर्वानुमान ये है कि मानसून सीजन में एलिनो कंडीशन डेवलप हो सकता है और लगभग जुलाई के आसपास ये एलिनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। जब एलिनो कंडीशन जुलाई में डेवलप होगा तो हमारा एनालिसिस दिखाता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मगर ये जो एलिनो है मॉडरेट एलिनो कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एलिनो कंडीशन नहीं है जो पूर्वानुमान है। और इसके साथ साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप हो रहा है, यानी इंडियन ओशन डाइपोल जो कि इंडियन मानसून प्रभावित करता है वो फेवरेबल हो रहा है। और जो स्नो कवर है यूरेशिया में, यूरोप, एशिया वगैरह के जो स्नो कवर होता है विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में, वो स्नो कवर ज्यादा होता है तो मानसून सीजन के लिए अच्छा नहीं होता है, स्नो कवर कम होता है तो मानसून के लिए अच्छा होता है। और इस बार दिसंबर टू मार्च के बीच में स्नो कवर नॉर्मल से कम हुआ है, इसलिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडियन मानसून के लिए। और इधर मौसम विभाग ने मानसून सीजन के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया उसमें लगातार 5वीं बार सामान्य मानसून का अनुमान है। मानसून अनुमान के पूरे एनालिसिस के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं, वो पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। मौसम विभाग ने प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। स्काईमेट ने पूर्वानुमान में कहा था कि इस साल मानसून सामान्य से कम रह सकता है और सिर्फ 94% बारिश होने की संभावना है। लेकिन आईएमडी ने आज पूर्वानुमान जो जारी किया है उसके मुताबिक इस साल सामान्य बारिश की संभावना है और इस सीजन जून से सितंबर के बीच में 96% बारिश हो सकती है। तो एक अच्छी खबर है एग्री मार्केट के लिहाज से, सोइंग के लिहाज से, खरीफ सोइंग के लिहाज से ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और एक अच्छी बात ये है अल नीनो को लेकर जो मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो मानसून सीजन के दूसरे हाफ यानी सेकेंड हाफ यानी अगस्त सितंबर में ज़्यादा एक्टिव रहने की संभावना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल नीनो हर साल हर बार जब भी अल नीनो आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश कमज़ोर हो सकती है, कम बारिश हो सकती है। कई बार अगर पॉजिटिव आईओडी होने से भी अल नीनो कमज़ोर होता है और उसका फ़ायदा यहाँ पर मानसून में को मिलता है और बारिश अच्छी होती है। तो ये एक अच्छी राहत की खबर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है और ये पहला पूर्वानुमान जारी किया गया था। हालांकि मई के आखिर में वो दूसरा पूर्वानुमान जारी करेंगे, वो और ज़्यादा सटीक होगी और उसमें हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन अभी तक का अनुमान यही है कि इस साल सामान्य बारिश यानी 96% बारिश होने की संभावना है। और अब रोजगार के मोर्चे पर आई गुड न्यूज की बात। इस साल नौकरी देने के लिए बड़ी तादाद में कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेबर मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर निकली 35,70,000 वैकेंसी FY22 के मुकाबले इस साल 175% का इजाफा इस डेटा में नजर आया है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से सरकारी पोर्टल पर जो जॉब वैकेंसीज उपलब्ध है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो है वित्त वर्ष 2022-23 में देखने को मिली है। श्रम मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं जो कि NCS पोर्टल के आंकड़े हैं, यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़े हैं जो कि श्रम मंत्रालय के अधीन है, उसके हिसाब से वित्त वर्ष 2022-23 में NCS पोर्टल पर जो जॉब वैकेंसी उपलब्ध रही वो 35,70,000 के करीब थी। अगर आप इसको वित्त वर्ष 2021-22 से इसकी तुलना करते हैं तो इसमें करीब 175% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप वैसी कंपनीज की बात करें जिन्होंने यहाँ पर जॉब वैकेंसीज देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 10 लाख कंपनियों ने NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
अब सवाल उठता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज उपलब्ध हैं। तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर जो है वहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, करीब 20,80,000 के करीब। और अगर आप पिछले वित्त वर्ष से इसकी तुलना करेंगे तो इसमें करीब 800% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सेक्टर का है, जहां पर 3,75,000 के आसपास वैकेंसीज उपलब्ध हैं। होटल, फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में का नंबर आता है। यहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है जहाँ तक वैकेंसीज का सवाल है। अब उसके बाद अगर आप देखें कि कौन कौन से सेक्टर है जिन सेक्टर की कंपनियों ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं। करीब 6.5 लाख कंपनियों ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है वैकेंसी निकालने के लिए। तो जाहिर तौर पे नौकरियों की संख्या बढ़ी है, वैकेंसीज की संख्या बढ़ी है, और जो लोग भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो एनसीएस पोर्टल पर जाकर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई फी भी नहीं है। और इधर सरकार ने स्टील कंपनियों से नॉन ऑपरेशनल माइंस को शुरू करने को कहा है। अगर कंपनियां उत्पादन शुरू नहीं करती हैं तो सरकार माइंस वापस लेकर फिर नीलामी करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश। देखिए, सरकार 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना चाहती है और 2047 तक 500 मिलियन टन प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता डोमेस्टिक मार्केट में बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल उपलब्ध रहे, इसको लेकर 2 तरह की रणनीतियाँ जो हैं वो तैयार की गई हैं। पहली रणनीति ये है कि सभी कंपनी से, स्टील कंपनी से, स्टील मंत्रालय ने कहा है खासकर पीएसयू से कि जो भी उनके पास आयरन और माइंस हैं, अगर वो नॉन ऑपरेशनल माइंस हैं तो पहले फेज का जो एक्शन प्लान है उसके हिसाब से प्रोडक्शन की शुरुआत जल्द से जल्द करनी है। और अगर प्रोडक्शन की शुरुआत वो नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के नॉन ऑपरेशनल माइंस को स्टील मंत्रालय को वापस कर दिया जाए। उसके बाद स्टील मंत्रालय उन माइंस को फिर से ऑक्शन करेगी और प्राइवेट कंपनीज को देगी ताकि प्रोडक्शन की शुरुआत की जा सके। उदाहरण के तौर पे सेल के करीब 19 ऐसे माइंस की पहचान की गई है जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और उसमें से 5 ऐसे माइंस हैं जिसको कि स्टील मंत्रालय को वापस कर दिया गया है क्योंकि सेल के पास प्लान नहीं था और वो उस पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। लिहाजा आने वाले दिनों में स्टील मंत्रालय उन 5 माइंस के लिए फिर से ऑक्शन उन 5 माइंस का ऑक्शन करेगी और इसे प्राइवेट कंपनीज को देगी। इसके अलावा जो दूसरा प्लान तैयार किया गया है, जो दूसरी रणनीति है, वो कोकिंग कोल से संबंधित है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टील प्रोडक्शन के लिए। जिसके हिसाब से जो पहली रणनीति बनी है उसमें स्टील मंत्रालय की योजना ये है कि कोकिंग कोल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का करीब 90% कोकिंग कोल जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है। लिहाजा इस मार्केट को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि एक ही मार्केट के ऊपर निर्भरता ना रहे। 3 ऐसे नए डेस्टिनेशंस की पहचान की गई है जहां से कोकिंग कोल का इंपोर्ट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जहां तक सवाल है, स्टील मंत्रालय जो है नए कोकिंग कोल माइंस जो है प्राइवेट कंपनीज को अलॉट करेगी ताकि वो उसमें प्रोडक्शन करें। चलिए बढ़ते आगे। फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के मामले को लेकर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तेवर काफी सख्त हैं। कई शिकायतों के बाद जीआईसी 25 अस्पतालों पर कार्रवाई कर सकती है। पूरा मामला क्या है, हमारे सहयोगी अनुराग शाह जानकारी दे रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो कि समूह है सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल है, उनके द्वारा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और इस मैकेनिज्म के जरिए हॉस्पिटल्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो हॉस्पिटल फ्रॉड क्लेम्स के अंदर लिप्त है। आने वाले दिनों में 25 हॉस्पिटल्स भी एक्शन लिया जाएगा। पूरे देश के अंदर ऐसे 25 हॉस्पिटल्स है जिनकी जानकारी है जीआई काउंसिल को मिली है, जो लिप्त पाए गए हैं गलत तरीके से क्लेम देने में, गलत तरीके से इलाज करने में। ये जो डेटा है इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा सतर्क प्लेटफॉर्म के जरिए मिलेगा। एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, आईआईबी का ये टेक्नोलॉजी
बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी कंपनियां अपना जो डेटा है वो शेयर करती है। उस आई बीमा सतर्क प्लेटफॉर्म के जरिए इंश्योरेंस कंपनियों को जानकारी मिलेगी और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स पे एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो एक्शन होगा वो एडवाइजरी के तौर पे होगा, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा जिसमें हॉस्पिटल्स की जो कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो हटा दी जाएगी। उसके बाद लीगल एक्शन फॉलो होगा और सभी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उस हॉस्पिटल का बहिष्कार करेगी, वहां पर किसी भी तरह की इंश्योरेंस के जरिए पेमेंट की सुविधा नहीं होगी। ये जो है मैकेनिज्म तैयार किया गया है और इसमें हॉस्पिटल्स के पास भी एक विकल्प रहेगा कि वो जो एक्शन लिया गया है उसको एपिलेट ट्रिब्यूनल पे चैलेंज कर सके और ये एपिलेट ट्रिब्यूनल भी जो है वो जीआई काउंसिल के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, इसके पीछे मकसद यही है कि जो फ्रॉड क्लेम्स होते हैं, जो गलत क्लेम दिए जाते हैं, जो इन्फ्लेटेड क्लेम दिए जाते हैं, उससे क्लेम अमाउंट जो बढ़ जाता है और उसका असर होता है कि लोगों को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं और लोगों की जागरूकता बढ़ी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो गलत क्लेम्स है, जो फ्रॉड क्लेम्स है, उन पे लगाम लगाने के लिए जीआई काउंसिल के द्वारा ये मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके अंदर जो हॉस्पिटल गलत क्लेम देते हैं, इन्फ्लेटेड क्लेम देते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते आगे, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी से आरबीआई की दरों को लेकर फैसले, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट्स और फिनटेक से बढ़ते कंपटीशन जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत को। तो क्रेडिट ग्रोथ आपको क्या लगता है 2023 में थी, 24 में कम रहेगी? क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 2023 में जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी कम हुई है। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अगले साल इस साल 13 से 14% होगी, तो वो पहले से तो कमी की बात और प्रोजेक्शन पहले से कमी कर रहे हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी भी थोड़ी बहुत विड्रॉ कर ली है। तो अनलेस मार्केट में और इकॉनमी में ह्यूज कैपेक्स नहीं आता तो क्रेडिट की डिमांड फिर और कहाँ से आएगी। और लोग भी अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट जहाँ पर पहुँच चुके हैं वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना लोन और बोरो करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे पॉइंट पे भी आ गए हैं जहाँ वो अपनी मैक्स कैपेसिटी रीच कर चुके हैं। अब ईएमआई उन अभी तक तो हम टेनर बढ़ा रहे थे, अब उनकी ईएमआई बढ़ने लगेगी। इट विल स्टार्ट पिंचिंग देम इन द डे टू डे स्पेंडिंग। तो वो थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी रहेगा। तो क्योंकि ईएमआई पिंच कर रही हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो नीचे आएंगी, क्या एनपीए की साइकिल दोबारा आ सकती है? अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि एनपीए की साइकिल हमारे सामने है, बट अगर सामने होती तो हम उसके एक्शन ऑलरेडी ले रहे होते। तो उस एंगल से हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जॉब है। हमें हमेशा बोलता रहता है भाई रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क टेकिंग बिजनेस में, बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, उसको वॉचफुल रहना बड़ा ज़रूरी है। और देखिए जो एक्सिस बैंक ने पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है, हमें तो और भी वॉचफुल रहना ज़रूरी है। हम कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ हम किसी समय थे। हमें आगे अपनी परफॉर्मेंस, अपना पोर्टफोलियो ऐसा रखना है कि हमें कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े कि हमने कहाँ गलतियाँ की। हम आगे बढ़ते रहें और आगे एक स्पीड और एक दिशा और एक सर्टन रिगर से बढ़ें, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे शेयरहोल्डर्स को हमारे पर कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई ये उनको पता है क्या कर रहे हैं और हम वही मेंटेन करना चाहते हैं। आप जब एक्सिस बैंक में आए थे तो समय बड़ा कठिन था, एनपीए साइकिल थी, राइट ऑफ्स हो रहे थे। राइट ऑफ्स मुझे अच्छे से याद है उम्मीद से ज़्यादा आए थे, बिकॉज बिजनेस साइकिल वैसी थी। उसके बाद कोविड हो गया। तो जो जर्नी रही है पिछले 3-4 साल के अंदर, मैं ये नहीं करूँगा ख़राब रही है, मगर मुश्किलें आई और आपने उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करा। हाँ देखिए, एक्सिस की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने आपको बोला भी कि हमने करीब 22,500 करोड़ का कैपिटल भी रेज़ किया उस समय में, जो आसान नहीं था। कोविड के समय हमने रेज़ किया। बट हाँ, अब आज की तारीख में हमारी जो प्रोविजन पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। आप सिटी बैंक के केस में भी हमने बोला है कि हम अगर हम कंपेयर करें सिटी बैंक की पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ उनसे ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। और हम एक्सेस प्रोविजन से भी बैठे हुए हैं। तो उस एंगल से आज जो कंफर्ट है 3.5-4 साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो एक्सिस बैंक को आने वाले 5 साल में हमें किस बैंक का बेंचमार्क समझना चाहिए? एक कोटक है, निम ज़्यादा है मगर ग्रोथ और एनपीएस काफ़ी उनके मेजरेबल रहते हैं। फिर आते हैं आपके पीएसयू बैंक्स जो हर साइकिल के अंदर हाई ग्रोथ करते हैं मगर एनपीए के अंदर भी ज़्यादा फिसलते हैं। तो एक्सिस बैंक आने वाले 3 साल में किस दिशा की तरफ जाएगा? नहीं, हम तो नंबर 1 और नंबर 2 की दिशा में जा रहे हैं। जो भी आपको लगता है नंबर 1 नंबर 2 है। देखिए आज की तारीख में 4-5 बैंक बड़े अच्छे बैंक माने जाते हैं। आप कवरेज सेक्टर में देखें तो एसबीआई, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, हम सबको बहुत रिगार्ड करते हैं। सब में ऐसी खामियां, अब खूबियां हैं जो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। और
मैं ये नहीं कहूँगा कि एक इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 है, सब में जो अच्छाई है आप उसको पिकअप करो और देखो कि आप उनको उसमें कैसे बीट कर पाते हो। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी। बढ़ते हैं आगे। कल टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। अनुमान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अनीशा जैन, जो बता रही हैं कि कैसे रह सकते हैं नतीजे। जी, आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हायर रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विन मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लो डाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। एज वेल एज टीसीएस का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे टीसीएस के लिए। बढ़ते आगे, बात कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बगावती सुर की। अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन खत्म हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर पायलट ने सीएम गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े किए। 5 घंटे के अनशन के बाद पायलट अपने समर्थकों से मिले। उन्होंने कहा कि मैंने करप्शन पर कार्रवाई के मकसद से अनशन रखा था। यदि बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। इस पे पूरी जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नियामिका सिंह। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की सियासत में एक बार फिर उठापटक शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने आज एक दिन का अनशन किया और सचिन पायलट की ये मांग थी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के दौरान लोगों से वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने कि जो करप्शन के केसेस थे वसुंधरा राजे की सरकार में उन सब की जांच की जाएगी, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और उसी के चलते आज सचिन पायलट अनशन पे बैठे थे ताकि वो अपनी सरकार से ये मांग कर सके कि इन सभी करप्शन के मामलों पर पूरी तरीके से जांच हो सके। लेकिन इस पूरे मामले को एक इनफाइटिंग और या कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी में मतभेद के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल ये खड़े किए जा रहे थे कि आखिर क्या वजह रही कि सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ में अनशन पे बैठना पड़ा। और उसी के चलते जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो जिस तरीके से जयराम रमेश या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा का वक्तव्य सामने आया है उससे यही साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस पूरे मामले को एक एंटी पार्टी एक्टिविटी का भी नाम दिया है और उन्होंने ये भी अपील की थी सचिन पायलट से कि इस धरने की जगह वो अगर पार्टी फोरम में अपनी बात रखे तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के चलते सचिन पायलट से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अभी हाल ही में बने हुए राजस्थान के प्रभारी, इससे पहले के जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे उनसे उन्होंने लगातार इस मामले पे बात भी की थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने 2 पत्र लिखे थे जिनका मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया और उसी के चलते वे मजबूर हो गए अनशन पर बैठने के लिए। और ये जो भी कुछ उन्होंने आज किया वो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस तरीके से करप्शन किया गया था राजस्थान में उसके ऊपर जांच करने की मांग पर आज सचिन पायलट जो थे वो शहीदी स्मारक में अनशन पर बैठे थे। और चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह की कहानी के साथ, जो उन्होंने अपने खुद की जुबानी सुनाई और उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी करिश्मा ने।
Joining us is the man of the moment from the Kolkata Knight Riders, Rinku Singh. Rinku, thank you so much हमसे बात करने के लिए यहाँ टाइम्स नेटवर्क पे। 2 दिन हो चुके हैं जब आपने 5 छक्के मारे थे, अभी भी उसी जोन में हैं आप या आगे बढ़ चुके हैं? नहीं नहीं मैम, मतलब उस तभी था उसी जोन में, थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ क्योंकि फिर से मतलब जो रूटीन था वो फॉलो करने लग गया हूँ। मतलब जिम जो करता हूँ मैं, अपनी प्रैक्टिस भी है, मतलब जो नॉर्मल हो गई सारी चीजें। लेकिन रिंकू, अगर उस इनिंग्स की आप बात करें, उस आखिरी ओवर की जब आप बात करते हैं, 29 रन आपकी टीम को चाहिए थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप ये सोच के गए थे कि हर बॉल पे मारने की कोशिश करूंगा, या बॉल्स ऐसी आई कि उस पे छक्के लगे, या आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी? नहीं मैम, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ चल भी नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कितने रन चाहिए लास्ट ओवर में। जब 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे तब मुझे पता चला था कि हाँ कुछ हो सकता है, कि एक अंदर बिलीव था कि हाँ, मतलब फिर चौथा छक्का लगा, फिर उसके बाद 5 में भी लगे, तो उसके बाद मैच जीत के काफी अच्छा लगा था। आप अभी बहुत हल्के में कह रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किल था वो लास्ट ओवर, और जो देख रहे थे वो सब एकदम दिल पकड़ के बैठे हुए थे। हमने वेंकी मैसूर सर के भी विजुअल्स देखे थे, वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो एकदम शॉक में थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच था आपके लिए भी। हाँ मैम, थोड़ा मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैच जीत जाएंगे वहां से हम, तो मतलब थोड़ा लोगों के लिए शौक था कि राशिद मैच। खान के हैट्रिक के बाद। हाँ, हैट्रिक के बाद किसी को मतलब उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएगी वाला मैच, किसी को भी नहीं हुई ना, हमारी टीम को मतलब और कोई टीम को। तो वहां से मैच जीतने एक बड़ी बात है मैम। और रिंकू, आपका सफर भी बहुत मुश्किल रहा है। आपने बार बार हर इंटरव्यू में मैंने सुना है, कहा है कि 80 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, केकेआर ने आपकी जिंदगी बनाई है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक सफर था आपका, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा भी था कि आप शायद एक स्वीपर की जो जॉब थी वो लेने तक को तैयार हो गए थे, लेकिन वहां से आपने क्रिकेट का सफर शुरू किया और आज आप इस मुकाम पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी जर्नी आपके लिए भी रही है। हाँ मैम, अच्छी तो रही है मैम, टफ भी रही है मैम थोड़ा बहुत, क्योंकि घर पे मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था इतना खेलने के लिए। पापा तो बिल्कुल मना करते थे खेलने के लिए, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि बेटा जॉब कर ले। मेरा जो भाई कोचिंग सेंटर में काम करता था उसी के साथ मैं गया था उसके साथ, तो उसने बोला कि जॉब कर ले, 5-6 वाली जो जॉब होती है। फिर मैंने वहाँ मतलब उनको मना कर दिया था। फिर पूरा मम्मी को बोला कि क्रिकेट ही खेलना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ से पूरा फोकस क्रिकेट पे किया और फिर यहाँ पर हूँ आज। और इनको आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? और अब जब आप खेल रहे हैं और एक मुकाम पर पहुंच रहे हैं, तो कंटिन्यूअस एक इंस्पिरेशन कौन रहा है आपके लिए? शुरू से मतलब मैं, सुरेश रैना भाई हैं उनको फॉलो किया है। मतलब उनका मतलब काफी अच्छे बड़े प्लेयर रह चुके हैं, मतलब उनकी एटीट्यूड और फील्डिंग बैटिंग का जो स्टाइल था वो काफी अच्छा लगता था। तो शुरू से मैं उन्हीं को फॉलो करता आ रहा हूँ, और भैया से बात भी होती रहती है मतलब बैटिंग के बारे में। अच्छा, रिंकू, कल भी एक मैच हुआ जो लास्ट बॉल तक गया, बहुत ही ड्रामेटिक मैच था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आईपीएल के जो मैचेस हो रहे हैं वो फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। फिर चाहे वो आपके 5 छक्के हों, या निकोलस पूरन आके 62 मार जाए 19 बॉलों पर, या लास्ट बॉल पे हर्षद पटेल का रनआउट मिस हो जाए, तो कहीं ना कहीं फैंस की जीत हो रही है इन मैचेस के साथ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैंस की जीत होगी क्या मैडम। क्रिकेट है ही ऐसी चीज में, कुछ भी हो सकता है इसमें, जो भी नामुमकिन भले जो पॉसिबल है सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। तो मतलब क्रिकेट ऐसी है मैम। और रिंकू, आखिरी सवाल है, आपकी फैन फॉलोइंग भी अब काफी बढ़ गई है, ओवरनाइट आप एक स्टार बन चुके हैं। तो एक अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, अभी भी आपके कांग्रेचुलेशन के मैसेजेस आ रहे हैं या आप रुक गए हैं? क्योंकि हम सब देख रहे थे शाहरुख खान ने आपका पठान का पोस्टर बनाया था, सारे क्रिकेटर्स, हरभजन, सुरेश रैना आपको विश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो सब अब थम चुका है या अब भी जारी है? और एक नहीं मैसेज नहीं, आपके फैंस के लिए? मतलब इतने बड़े प्लेयरों ने मतलब मैसेज किया, काफी अच्छा लग रहा है मैम। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे लिए, तो काफी खुश हूँ मैं। पर हाँ, थोड़ा बहुत कम हो गया है, मतलब जब मैच था बहुत मैसेज आ रहे थे, अब थोड़े बहुत कम हो गए। और फैंस के लिए मैसेज? फैंस के लिए मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि बस ये ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मतलब हम ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे आपको, मतलब ऐसे ही मैच और दिखाएंगे आगे, और हमारी टीम को मतलब सपोर्ट करें। रिंकू, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटायर सीजन ऑफ आईपीएल। थैंक यू सो मच।